हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका एनईपी 2020 का है आपका, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस यूनिट नंबर 5 मशरूम कल्टीवेशन, लाइकेनोलॉजी एंड माइकोराइजा। तो आपका इस यूनिट का फर्स्ट सेमेस्टर का जो यूनिट नंबर 5 है, इसका सिलेबस क्या है? मशरूम कल्टीवेशन, जनरल अकाउंट्स ऑफ लाइकेन्स, रिप्रोडक्शन एंड सिग्निफिकेंस, माइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा एंड इंडोमाइकोराइजा एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो 3-4 मेनली टॉपिक्स है, इसमें 3 टॉपिक है। मशरूम कल्टीवेशन, फिर लाइकेंस के बारे में, लाइकेंस का रिप्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस, माइकोराइजा जिसमें हम एक्टोमाइकोराइजा, इंडोमाइकोराइजा और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि आपका सिलेबस बहुत वास्ट है और आपको सारी चीज़ें पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप 1-2 यूनिट पढ़ के सारा काम चल जाएगा, क्योंकि आप बॉटनी की शुरुआत कर रहे होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर से। तो कोई भी टॉपिक आपका छूटना चाहिए, हर एक के बारे में एट लीस्ट ब्रीफ में ही सही पर ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। इसी मकसद से मैं वीडियोस ला रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें सिंपल फॉर्म में, एज सिंपलेस्ट जितना हो सके उतना मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में आइडिया हो जाए कि एक्चुअली ये चीज़ें हैं क्या। ठीक है, तो देखते हैं हम। पहला टॉपिक है आपका मशरूम कल्टीवेशन। मशरूम आपने काफ़ी ज़्यादा नाम सुना होगा मशरूम के बारे में, कई जगह अपने घर के आसपास उसको ग्रो करते हुए भी देखा होगा। ठीक है, कल्टीवेशन का क्या मतलब है कि हम उसको लगाते हैं। जैसे आप धान लगाते हो, वो गेहूँ लगाते हो, ये सरसों लगाते हो, सारी चीज़ें खेत में जो गांव के बच्चे होंगे वो जानते होंगे। वैसे ही मशरूम का कल्टीवेशन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मशरूम आप अभी कुछ दिनों से देखने लगे हैं, इससे पहले खाए जाते थे पर उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। पर अभी मशरूम कल्टीवेशन, क्योंकि इंडिया जो है एक उसका टारगेट है कि यहाँ पे जो भी पॉपुलेशन इतना ग्रो हो रहा है, अभी टॉप पे है इंडिया में, तो अलग अलग टाइप के जो फूड्स हैं उसका ट्रायल चल रहा है। क्या क्या चीज़ें हम फूड में ला सकते हैं, अल्टरनेटिव फूड्स क्या हो सकते हैं, वो भी ऐसे नहीं कि फालतू में, जो चीज़ें न्यूट्रिशियस हो। तो वैसे ही मशरूम पे जब रिसर्च हुई तो ये पता चला है कि मशरूम, सारे मशरूम नहीं, कौन कौन से खाए जाते हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हर मशरूम आपको नहीं खाना जो आपके आसपास हो, पता चले आप उसको उखाड़ के खाने लगो। तो मशरूम जीनस और स्पीशीज़ आपको बताऊंगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है फर्स्ट स्लाइड में। तो मशरूम कुछ खाए भी जाते हैं, मशरूम बहुत सारे पॉइजनस भी होते हैं। तो कौन से खाए जाते हैं वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा, और उनको उगाया कैसे जाता है। कल्टीवेशन का मतलब उगाया जाना। तो कुल मिला के मशरूम क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, कैसे उगाए जाते हैं और क्यों उगाए जाते हैं, कौन कौन से उगाए जाते हैं, प्रोसेस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो मशरूम वैसा ही है कि आप बस खा लो या उससे कुछ हमें मिलता भी है न्यूट्रिशियस, जो आपके हेल्थ को में इम्यूनिटी वगैरह बूस्ट करे। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे मशरूम क्या है, तो सबसे आप पहले क्या बताओगे? मैक्रोस्कोपिक। देखो, फंगस आपका ग्रुप है, ये आप माइक्रो बायोलॉजी वगैरह में पढ़ते हो, फंजाई। देयर आर 2 मेन ग्रुप्स ऑफ थैलोफाइटा। फर्स्ट वन इज एल्गी, बड़ा ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, एल्गी हो गए, फंगस हो गए। ये मेनली माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है आपको देखने के लिए। पर यहाँ पे क्या टर्मिनोलॉजी लिखा हुआ है? मैक्रोस्कोपिक। दैट मीन्स इसको आप आंखों से देख सकते हो। तो मशरूम जो आप देखते हो, जैसे बहुत सारे फंगस हैं उनको आप आंखों से नहीं देख सकते हो, पर ये जो फंगस है ये मशरूम माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब आप इन्हें देख सकते हो। और इनका आप जब आप फंगस वाला जो आप चैप्टर पढ़ोगे उसमें आपको पता चलेगा फ्रूटिंग बॉडीज क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद इनमें जो बॉडी फॉर्म होती है, जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इनके लाइफ साइकिल में, वो फ्लेशी होता है, मांसल होता है, और फ्रूटिंग बॉडी उसको बोलते हैं कुछ फंजाई में। दे यूजली बिलोंग टू बेसिडियोमाइकोटा। और क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि एल्गी का भी क्लासिफिकेशन है, अलग अलग क्लास है, क्लोरोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ऐसे करके। जब आप फंगस का क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें बेसिडियोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, ऐसे ऐसे अलग तरीके का क्या है, क्लासेस वगैरह हैं या ग्रुप है मेन आप कह लीजिए। तो मेनली बेसिडियोमाइकोटा के ही जो होते हैं मशरूम्स होते हैं। मेनली आप जो खाए जाते हैं, आप कह लो एगरिकस हो गया,
प्लूरोलोटस के स्पीशीज, ये सारे जीनस के नाम है। और कुछ एस्कोमाइकोटा के मेंबर भी खाए जाते हैं लाइक मॉर्सेला एंड ट्यूबो। तो मशरूम क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक फ्लैशी फ्रूटिंग बॉडीज होते हैं। कहाँ बिलोंग, किस क्लास वगैरह से बिलोंग करते हैं या फाइलम से? तो आप कह लो कि फंगस का जो दो मेन ग्रुप है, बेसिडियोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा, उनमें के कुछ स्पीशीज हैं जिनको हम एज अ फूड यूज करते हैं, उन्हीं का कल्टीवेशन कराया जाता है। अब ये जो फंगस होते हैं मशरूम्स, ये सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं। मैंने आपको बताया कि फंगस जो होता है मेनली दो टाइप का होता है। एल्गी और फंजाई में आपसे डिफरेंसेस पूछा जाता है तो कहा जाता है कि एल्गी जो होता है ऑटोट्रॉपिक होता है, उसके पास क्लोरोफिल होता है, वो अपना खाना खुद से बना लेता है। लेकिन फंगस के पास क्लोरोफिल ना होने की वजह से वो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं। तो उनके पास दो टाइप के ऑप्शन बचते हैं खाना ऑब्टेन करने का, खाना लेने का। एक तो पैरासिटिक टाइप का, दूसरा सैप्रोफिटिक टाइप का। पैरासिटिक टाइप तब हम कहते हैं जब कोई फंगस किसी लिविंग टिश्यू पे डिजीज कॉज करता है, मतलब जो आपका प्लांट है वो क्या है, जिंदा ही रहे, तो वो पैरासिटिक फंजाई कहलाएंगे। और सैप्रोफिटिक फंजाई वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे कि आपके आसपास, घर के आसपास कोई पेड़ होगा, आप देखोगे कुछ लकड़ियां डेड हो जाती हैं, टूट के गिरती हैं नीचे। अगर उस पर बारिश वारिश हो गई, जैसे कि इस समय बारिश का सीजन है, तो उस पर क्या होता है, फंगस ग्रो करते हैं, क्योंकि वो सैप्रोफिटिक नेचर होते हैं, जो डेड चीजों से अपना पोषण ले, उनको सैप्रोफिटिक फंजाई बोलते हैं। ठीक है, और फिर हम देखते हैं, ये तो चीजें हो गई, क्या है फंगस, कौन से मेन ग्रुप है, ये सारी चीजें। स्टेप देखते हैं, मशरूम कल्टीवेशन में स्टेप्स क्या आते हैं, क्या क्या चरण होते हैं। पहला, आपको मशरूम स्पीशीज का सिलेक्शन करना होता है। तो सिलेक्शन कौन सा करोगे? ऐसा नहीं कोई भी जंगल वंगल से उठा लाओ, जो आपको अच्छा लगे उसको आप ग्रो कराने लगो, नहीं। जो नोन है कि ये पॉइजनस नहीं है, फिर से कह रहा हूं, कहीं भी आपके आसपास, घर के आसपास कोई फंगस उग रहा हो, उसको मत खा लेना। अलग अलग स्पीशीज होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, उनको एक्सपर्ट लोग ग्रो कराते हैं और वो पता होता है कि वो पॉइजनस नहीं है। जैसे एडिबल मशरूम के कुछ मैं यहाँ पे नाम बता दूं, एगरिकस, बायस्पोरस, प्लूरोटस, ऑस्ट्रिएटस, लेंटिनुला, इडोडस, वॉल्वेरिया, वॉल्वेशिया और मॉर्सेला स्पीशीज। अब आपको शायद नाम पढ़ के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, पर ये क्या है, साइंटिफिक नेम्स हैं। जैसे मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका है, और मटर के पौधे का नाम पाइसम सटाइवियम है। वैसे जो फंगस होते हैं उनका भी साइंटिफिक नेम यहाँ पे लिखा गया है। सबके कॉमन नेम भी होते हैं, एक तो बुलाने वाला नाम, जैसे रोजा इंडिका, गुलाब को आप बोलते हो, कॉमन नेम क्या है, उसको रोज रोज बोलते हो। ऐसे ही ये साइंटिफिक नेम है, उनके आगे उनके कॉमन नेम्स भी लिखे हुए हैं। जैसे कि हो गया एगरिकस बायस्पोरस को व्हाइट बटन मशरूम बोला जाता है, मोस्टली ये ही कल्टीवेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड। और प्लूरोटस ओरेस्टस को ओएस्टर मशरूम बोला जाता है, और शिटेक मशरूम लेंटिनुला को बोला जाता है, वॉल्विरेला को पैडी स्ट्रॉ मशरूम बोला जाता है, और मॉर्सेला स्पीशीज को मॉरेस बोला जाता है। ये काफ़ी महंगे होते हैं मॉर्सेला के स्पीशीज। तो डिपेंड ऑन द क्लाइमेट, कि जैसे आप कहाँ रहते हो, आप पहाड़ी वाले इलाका में रहते हो या साउथ इंडिया में रहते हो, अलग अलग लोकेशन पे, या वर्ल्ड के किसी दूसरे पार्ट में, हर चीज़ें हर जगह अच्छे से ग्रो नहीं होती। तो उसके बेसिस पे अलग अलग जगह पे अलग अलग यही वाले मशरूम खाए जाते हैं। अब ये मशरूम जो है, मशरूम का कल्टीवेशन केवल खाने के लिए ही नहीं होता, मशरूम का कल्टीवेशन उनके मेडिसिनल प्रॉपर्टी की वजह से होता है। जैसे आपको पता है तुलसी है, गिलोय है, अभी कोरोना के टाइम पे आप सभी ने खूब यूज़ करा होगा, तो क्योंकि उनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। तो उगाने का हमारा केवल मकसद खाने का नहीं भी होता, कई बार मेडिसिन से एलोवेरा आप प्लांट जानते हो, तो वैसे गोनोडर्मा ल्यूसिडम, कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस, इसको क्या बोलते हैं, रेशी बोलते हैं ऊपर वाले को, इम्यूनिटी बूस्टर की तरीके से काम करता है। कॉर्डिसेप्स कैटरपिलर फंगस है, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन में काफ़ी यूज़ होता था, तो इनको भी आप उगा सकते हो। कल्टीवेशन का मतलब सिर्फ उगाना होता है यहाँ पे, चाहे आप खाने के पर्पज से उगा रहे हो, चाहे मेडिसिनल प्रॉपर्टी। सेकेंड, प्रिपरेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब आप सबस्ट्रेट आपको तैयार कर, कहाँ उगाओगे? गेहूं चावल तो आपको पता है खेत में लगाओगे, फंगस कहाँ उगाओगे? तो वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो मशरूम को क्या रिक्वायर होता है, मशरूम क्या चाहता है कि एक न्यूट्रिएंट रिच सबस्ट्रेट रहे, मतलब जिस पे वो ग्रो करे उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो। जैसे कि लिग्निन और सेलुलोज, ये लकड़ी में होता है, लिग्निन और सेलुलोज
इसको ऐसे जहाँ पे ये कंटेंट रहता है मशरूम को वो प्लेसेस पसंद है। सबस्ट्रेट किस पे ग्रो करता है? वीट स्ट्रॉ, भूसा आपको पता होगा, पैडी स्ट्रॉ, चावल का जो वो निकलता है, जैसे गेहूं का निकलता है स्ट्रॉ, और जैसे पैडी का स्ट्रॉ निकलता है। मेज आपका भुट्टे का जो वो होता है, कॉर्न होता है उस पे। और आपको पता होगा बुरादा जिसे आप बोलते हैं, सॉडस्ट, वो कॉफ़ी के जो वेस्ट होते हैं उस पे आप ग्रो करा सकते हो। शुगर केन, जब गन्ने से वो निकलता है उसका रस, तो वो जो बच जाता है उसका बाहर जिससे जूस निकाल लिया जाता है तो बचता है, उस पर भी ग्रो कराया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्यूरोटस है, ये पैडी स्ट्रॉ पे अच्छा ग्रो करता है। वहीं जो एगरिकस एक फंगस है, ये कंपोस्ट जो खाद होता है उस पे अच्छे से ग्रो करता है। तो अलग अलग स्पीशीज को अलग अलग सबस्ट्रेट पसंद है, जिसपे ग्रो करता है उसको सबस्ट्रेट बोला जाता है। अब सबस्ट्रेट हमारा बन गया, आप जो भी ले लो, वीट स्ट्रॉ ले लिया, पैडी स्ट्रॉ ले लिया, सॉडस्ट ले लिया, जिस पे आपको उगाना हो वो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा फंगस उगाना है और वो किस पे अच्छा उगता है। फिर उसके बाद अगला स्टेप आता है स्पॉन प्रिपरेशन का। स्पॉन क्या बोलते हैं? ये वेजिटेटिव माइसीलियम होते हैं मशरूम को, जो किसी एक स्टेरलाइज्ड ग्रेन पे उगाए जाते हैं। अब देखो, अब आप मान लीजिए सबस्ट्रेट का मतलब बता दिए, जैसे खेत है, आपको किस पे उगाना है, तो वो सबस्ट्रेट आपने तैयार कर लिया, आपको पता चल गया हाँ भैया हम वीट स्ट्रे पे, पैडी स्ट्रॉ पे या तो मेज कॉर्प पे, सॉडस्ट पे उगाना है। लेकिन आप सीड के तौर पे क्या यूज करोगे? तो वो है स्पॉन का प्रिपरेशन कराया जाता है। जो भी फंगस ये सब होता है, जैसे आप बड़े पौधों में आपको सीड्स मिलते हैं, वैसे इनमें स्पोर मिलते हैं। ठीक है, स्पोर को क्या कराया जाता है? स्टेराई ग्रेन, ग्रेन का मतलब से कोई अनाज हो गया, ग्रेन के ऊपर डाला जाता है और फिर ये ग्रेन के ऊपर वेजिटेटिव माशी, वेजिटेटिव का मतलब जैसे दो स्टेजेस आते हैं किसी भी प्लांट के या फंगस के, जो भी हो उसके स्टेज में। एक वेजिटेटिव जो उसमें केवल पत्तियां वत्तियां निकलती रहती हैं, और एक रिप्रोडक्टिव जो इसमें फ्लावर वगैरह सब बनने लगते हैं। तो वैसे ही फंगस का भी है। वेजिटेटिव का मतलब जब वो रिप्रोडक्शन ना कर रहा हो, क्योंकि ये जो आपको दिखता है ना ये मशरूम, ये एक्चुअली मैंने बताया ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडीज हैं। फ्रूटिंग बॉडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ही बनता है, या उसी पे सेक्सुअल वो वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसको पहले ग्रेन पे इसके स्पोर को लाया जाता है, उस पर उगाया जाता है, तो उस पर वेजिटेटिव माइसीलियम बन जाता है। कॉमन स्पॉन के सबस्ट्रेट मतलब जैसे ग्रेन में आप क्या लेते हो, वीट ग्रेन ले लिया, शोरगम या राई का ले लिया, इस पे उगाया जाता है। अब ये स्पॉन क्या किस तरीके से काम करते हैं? सीड्स का काम करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया मशरूम कल्टीवेशन में। ठीक है, अब चौथा आता है इनोकुलेशन, मतलब वही जो आपने स्पॉन तैयार किया उसको सबस्ट्रेट पे डालना। तो सबसे पहले जो सबस्ट्रेट आपने बनाया, जो मैंने आपको बताया वीट स्ट्रॉ, ये सब स्टरलाइज होते हैं या पॉस्चराइज होते हैं। स्टरलाइजेशन का मतलब है ऐसा ना हो कि उसमें बहुत सारे फंगस के पहले से पड़े हों। स्टरलाइज कंडीशन होगा मतलब उस पर कोई भी बैक्टीरिया फंगस वगैरह नहीं उग रहे होते हैं। तो ऐसा आप स्टरलाइज्ड सबस्ट्रेट लेते हो। सबस्ट्रेट के ऊपर हम क्या डालते हैं? यही जो सीड्स हैं, स्पॉन हो गए, यही हम डाल देते हैं असेप्टिक कंडीशन में। मतलब ऐसे कंडीशन में ना डालो कि आपने सबस्ट्रेट तो तैयार कर लिया है पर उस पर ऑलरेडी फंगस उगे हुए हैं। तो क्लीन एसेप्टिक कंडीशन होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एगरिकस हो गया, इसको कंपोस्ट के साथ, कंपोस्ट क्या हो गया? सबस्ट्रेट हो गया, कंपोस्ट के साथ इसका स्पॉन मिक्स करा जाता है। वहीं जो प्लूरोटस है वो स्ट्रॉ पे किया जाता है। ठीक है, स्ट्रॉ पे इसका स्पॉन दिया जाता है। अब इनोकुलेशन हो गया, डाल दिया गया। इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन मतलब डालने के बाद जब आप सबस्ट्रेट पे स्पॉनिंग वाला प्रोसेस कर लोगे, स्पॉन रन कराया जाता है कि आप किस कंडीशन पे रखोगे जब उससे फंगस तेजी से ग्रो करेगा, जिसका आपने स्पॉन डाला हुआ है, जिसका आपने सीड डाला हुआ है। उसके लिए जो बेस्ट कंडीशन है वो क्या है? 20 से 28 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, 80 से 90% ह्यूमिडिटी होना चाहिए। ह्यूमिडिटी क्या होती है? आप गर्मी में बोलते हो ना कि हमें बहुत गर्मी लग रही है, उमस हो रहा है, वही ह्यूमिडिटी। एयर जो है आपका, जब ज़्यादा गर्मी होता है, बारिश के बाद आप ज़्यादा ह्यूमिडिटी फील करते हो, तो जब हवा गर्म होती है और पानी वानी आसपास ज़्यादा रहता है तो वो भाप बन के उड़ता है और हवा में वो नमी रहती है। तो एयर में लगभग कोई आप एक एरिया ले लो, उसमें 80 से 90% ह्यूमिडिटी होती है, और डार्क रूम, ये 3 कंडीशन इसको बहुत अच्छे लगते हैं। अब 20 से 28 डिग्री टेम्परेचर रहे, 80 से 90% ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहे हवा में, और अंधेरा हो। ऐसे में आपका स्पॉन अच्छे से रन करता है। ठीक है,
माइसीलियम अब इस पे उगता जाता है, पूरा सबस्ट्रेट 2-3 वीक में पूरे सबस्ट्रेट पे ये फैल जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जो प्लूरोटस है, व्हाइट माइसीलियम आपको दिखेगा, जिसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है उसको माइसीलियम बोलते हैं। माइसीलियम आपको पूरा वाइट उस पर पूरा स्ट्रॉ पे फैला हुआ दिखाई देगा, वाइट सा पैच, वो प्लूरोटस के वेजिटेटिव वो होगा, पार्ट होगा, स्ट्रक्चर होगा। अब इसके बाद होता है केसिंग किया जाता है। जब ये फैल जाते हैं उस पे आपके सबस्ट्रेट पे, जैसे कि एगरिकस के लिए है मेनली केसिंग, जिसको आप बटन मशरूम बोलते हो, एक थिन लेयर सॉइल का, वो भी स्टरलाइज्ड हो, मतलब उसमें कुछ अलग से फंगस वगैरह कुछ ना हो, ज्यादा स्टरलाइज सॉइल हो गया, मतलब मिट्टी हो गई। पीट मॉस एक आता है, ब्रायोफाइट, आप जब पढ़ोगे ब्रायोफाइटा से बनता है, या बालू मतलब सैंड, उस पर हम फैला देते हैं पूरा। जैसे कि एगरिकस के केस में मैंने क्या बताया, कंपोस्ट के ऊपर जिस पे फंगस ग्रो कर रहा होता है उसके ऊपर हम एक बार फैला देते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, केसिंग कहलाता है। अब ये इसका फंक्शन क्या होता है केसिंग करने का, वाटर रिजर्वायर की तरीके से काम करता है और फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। जब आप ये सब डाल देते हो, थिन लेयर स्टेरॉइड सॉइल, पीट मॉस या सैंड का, तो इससे उसे मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की क्षमता और बढ़ जाती है, और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस है ये ऑन हो जाता है, मतलब फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। देखो फ्रूटिंग का आ गया। फ्रूटिंग जब टाइम होता है, मतलब जब उसमें वो स्टेज आता है, ठीक है, जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना होता है फ्रूटिंग स्टेज में, वहाँ पे लाइट होना चाहिए, वेंटिलेशन, हवा का प्रॉपर वो, ह्यूमिडिटी अब भी हाई होनी चाहिए, टेम्परेचर लो होना चाहिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रूटिंग बॉडीज मतलब जो ये मशरूम अब आपके बन जाएंगे, ये 7 से 10 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। जैसे कि ओएस्टर मशरूम जो होते हैं वो आप देखोगे तो आपको क्लस्टर्स में दिखेंगे, एक साथ कई उगे हुए। वहीं जो एगरिकस है, जिसको बटन मशरूम बोला जाता है, ये एक ऐसे सॉलिटरी कैप सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग। जब फ्रूटिंग बन जाएगा तब आपका काम हो गया क्या, कि उसको हार्वेस्ट करने का। हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है वो, मतलब आप उसको अब उखाड़ सकते हो या काट सकते हो। मशरूम्स आर प्लग्ड बिफोर स्पोर डिस्पर्सल, और यहाँ पे नीचे इसके स्पोर बनने लगते हैं, जो कैप जैसा आपको छतरी नुमा स्ट्रक्चर दिखता है। कुछ दिन बाद आप ऐसे छोड़ दोगे तो वो कैप के जैसा बन जाएगा और उसमें से स्पोर निकलने लगेगा। उस स्टेज में अच्छा नहीं होता, तो इसलिए जब तक वो ऐसा छतरी नुमा ना बना रहे, बटन स्टेज बोलते हैं, बटन स्टेज में ही उसको हार्वेस्ट किया जाता है, जब उसका कैप खुला नहीं होता। किसी आप अपने घर के आसपास कोई मशरूम उग रहा होगा तो उसको देखना, एक समय आता है कि वो खुला नहीं होता, तभी उसको उखाड़ लिया जाता है बटन स्टेज पे ही। अब ये बता रहा है कि अगर आपने लगभग 100 किलो ड्राई स्ट्रॉ डाला हुआ है, जैसे फिर रूटस के केस में जब आप 100 किलो ड्राई वेस्ट डालेंगे, उससे लगभग 15 से 20 किलो मशरूम आपको मिलेगा। अब इसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद आप रखते कहाँ, प्रोसेसिंग भी होता है। खुद खाना है तो चलो ठीक है, फ्रेश आपने खा लिया, पर अगर कहीं मार्केटिंग टाइप का है, आपको बेचना है, तब क्या करोगे। तो मशरूम जो होता है बहुत जल्दी खराब होते हैं, क्योंकि ये 90% वाटर होता है और शॉर्ट इसकी सेल्फ लाइफ होती है। ज़्यादा दिन तक आप इसको नहीं रख सकते। शेल्फ लाइफ मतलब कोई चीज़ कितने दिन तक आप रख सकते हो, जैसे ब्रेड वगैरह ज़्यादा दिन तक आप नहीं रख सकते, मिल्क है खराब हो जाएगा। और फिर उसका धीरे धीरे व्हाइट से ब्राउन कलर का होने लगता है, क्योंकि इसमें एक एंजाइम पाया जाता है टायरोसिनेज, जो मेलानिन फॉर्मेशन करता है। अब इनिशियल स्टेप्स क्या होते हैं, आप पहले इसको धुलते हो, यहाँ से निकालने के बाद जब आप उखाड़ते हो या काटते हो, उसके बाद उसका ब्लांचिंग किया जाता है। ब्लांचिंग का क्या स्टेप होता है, थोड़ा सा उसको बॉयल करते हो, ब्रीफ बॉइलिंग, उसके बाद स्टीमिंग आप उसका करते हो, मतलब भाप वाप डाल के कुछ मिनट तक, और फिर उसको जल्दी से ठंडा कर देते हो, ठीक है। उसके बाद साल्ट या साइट्रिक एसिड या ब्राइन से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ये 3 चीजें, वॉशिंग, ब्लांचिंग एंड ट्रीटमेंट विद ब्राइन साल्ट, या उस पर साइट्रिक एसिड डालते हैं। कॉमन मेथड्स क्या क्या हैं ये करने के, प्रोसेसिंग करने के। जैसे आप ड्राई भी कर सकते हो, सन या मैकेनिकल, जैसे फ्रीज या वैक्यूम में रख के आप उसको ड्राई करिए या धूप में सुखा लो। बस ये है, ड्राइड मशरूम को बाद में रिहाइड्रेटेड किया जाता है, अगर सूप या अचार वचार बनाना हो तो, पिकल्स बनाना हो। फ्रीजिंग करके भी, ब्लास्ट फ्रीजिंग होता है, -25 से -30 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दो, या क्रायोजेनिक मतलब एकदम बर्फ वाले टेम्परेचर पे, -80 to -100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी लगभग शेल्फ लाइफ ये बढ़ा देता है फ्रीजिंग के बाद, 1 साल तक आप उसको यूज कर सकते हो। स्टरलाइजेशन, या आप कह लो कोई केमिकल वगैरह आता है, स्टीम आता है या इरिडेशन आता है, 1 से 3 जो है किलो ग्रे डोज दे के, अभी आयनाइज रेडिएशन देने का एक वो है, यूनिट है। स्टरलाइज आप उसको कर सकते हो, कैनिंग कर सकते हो, मतलब क्लीन करके
ब्लांच करने के बाद उसमें ब्राइन विनेगर करके सील और स्टोर आप कर सकते हो। पिकलिंग, आप उसको पिकलिंग कर सकते हो। पिकलिंग का मतलब है साल्ट वगैरह, स्पाइसेस वगैरह, विनेगर या कोई ऑयल वाइल डाल के उसको रख दो, तब भी वो जो है बना रहेगा, उसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। अब मशरूम कल्टीवेशन करोगे क्यों? सिर्फ हम खाने के लिए करते हैं क्या? उससे कुछ मिलता भी है हमें? तो कल्टीवेशन में हाँ, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई है। इसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत होता है। आपको पता है भारत में प्रोटीन लोग कम खाते हैं, आपके खाने में प्रोटीन बहुत कम होता है और इस पर सरकार जोर भी दे रही है। तो इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। जितना आप ले रहे हो 20 से % ड्राई वेट का इसमें प्रोटीन होता है। विटामिन भी है, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी वगैरह है, मिनरल्स भी हैं जैसे पोटेशियम, फास्फोरस और आयरन। इसमें लो फैट होता है, तो मोटापे वगैरह के लिए लो फैट, लो कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि एगरिकस बाइस्पोरस बहुत लोग खाते हैं जिनको मीट पसंद होता है, तो वेजिटेरियन का मीट इसको कहा जाता है। मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी, कल्टीवेशन हम मेडिसिनल यूजेस के लिए भी कर सकते हैं, जैसे गोनोडर्मा हुआ, इसमें एंटी कैंसरस और एंटी वायरल प्रॉपर्टी रहती है। कॉर्डिसेप्स होता है, ये एनर्जी बूस्टर का काम करता है। इकोनॉमिक वैल्यू भी इसका है कि हाई मार्केट डिमांड है इसके, शहरों में काफ़ी लोग खाते हैं, आप शादियों में जाओगे तो। मशरूम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बिलियंस की है ग्लोबली, मतलब लोग बेच रहे हैं मशरूम, बहुत पैसा कमा रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट का भी एक अच्छा सा तरीका है, जो हमारे खेत खलियान से सब कुछ निकलता है, भूसा या बुरादा वगैरह, इसको आप जो है इस पे उगाओगे तो इसका यूज भी होगा, तो ये एडिबल प्रोटीन में बदल जाते हैं ना। उसी को फंगस क्या करता है, उसी से न्यूट्रिएंट लेगा तो अपनी बॉडी बनाएगा, तो एडिबल प्रोटीन बन जाता है। और जो कंपोस्ट वगैरह है इसमें लगता है, जैसे मैंने बताया बटन वाले मशरूम में, तो उसको फिर आप फर्दर बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज कर सकते हो जो बच गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टॉपिक 2, जर्नल अकाउंट्स ऑफ लाइकेन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइकेन्स होते क्या हैं। ठीक है, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी सारी चीजें हैं वो बेस्ड है ऐसे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो काफी छोटे होते हैं, जैसे कि एल्गी, फंजाई, लाइकेन, ये सब सारी चीज़ें, बैक्टीरिया, वायरस, एक्टिनोमाइसीट्स, ये सब सारी चीज़ें, उनमें से एक लाइकेन भी आता है। क्योंकि आपके सिलेबस में एल्गी और फंजाई भी है तो लाइकेन पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि लाइकेन क्या है, क्या ये अलग ऑर्गेनिज्म है, बहुत अच्छा नेचर का वो है। डेफिनेशन और नेचर देखते हैं सिम्बायोसिस का। लाइकेन जो होते हैं ये बहुत ही यूनिक ऑर्गेनिज्म है। जैसे आप एल्गी फंजाई के बारे में पढ़ते हो तो लाइकेन ऐसे ही ये डुअल नेचर के होते हैं, या तो ट्राईपार्टाइट भी होते हैं, मतलब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, या तो 3 भी ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं। तो ये लाइकेन जो होते हैं एक्चुअली ये बने हुए होते हैं कोई फंगस और कोई एल्गा के साथ रहने से, जिसको आप क्या बोलते हो, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऐसा एसोसिएशन होता है, आप इकोलॉजी वगैरह में पढ़ोगे आगे सीनियर क्लासेस में, जिसमें दोनों साथ रहने वालों को फायदा होता है। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया, जो फंगस होता है पैरासाइट के रूप में काम करता है, तो पैरासाइट उसको क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि फंगस को फायदा तो हो रहा है लेकिन अगले वाले को नुकसान हो रहा है, तो वो एक तरीके का एसोसिएशन है। ऐसा एसोसिएशन जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान हो, एक को फायदा हो, तो ये पैरासिटिक टाइप का एसोसिएशन कहलाता है। पर सिम्बायोटिक जब एसोसिएशन होता है उसमें दोनों को फायदा होता है। तो ऐसे लाइकेन जो होते हैं ये अलग ग्रुप तो बनाए गए हैं, पर जब लाइकेन की स्टडी की जाती है तो उनमें देखा जाता है एक्चुअली वो एक एल्गी और एक फंजाई से मिलके बने हुए होते हैं, और पर वो साथ ही में रहते हैं हमेशा, पूरा इंटायर लाइफ, खाना पीना, रिप्रोडक्शन, सब कुछ, इसलिए उनको लाइकेन वाले ग्रुप में डाल दिया है। तो फंगस को हम क्या बोलते हैं, माइकोबायोंट, और एल्गा या साइनोबैक्टीरिया को फाइकोबायोंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई और फाइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ एल्गा, उसी से बना हुआ है माइकोबायोंट और फाइकोबायोंट। तो लाइकेन्स क्या होते हैं, डुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सिम्बायोसिस होता है फंगस का और एल्गा का। अब फंगस में फिर से वही बात आती है कि कौन सा फंगस रहता है किस क्लास का। तो यूजुअली जो होता है एस्कोमाइकोटा का, जैसे आपने देखा मशरूम कल्टीवेशन, मशरूम मेनली बेसिडियोमाइकोटा के होते हैं, कुछ एस्कोमाइकोटा के भी होते हैं। ऐसे ही लाइकेन्स में मेनली एस्कोमाइकोटा का होते हैं, जैसे ग्राफिस हो गया एक एग्जांपल, लाइकेन में आपको मिलेगा, लिकैनोरा मिलेगा, पार्मेलिया मिलेगा।
और कभी कभी बेसिडियोमाइकोटा के भी मेंबर होते हैं, जैसे डिक्टियोनीमा। जब आप लाइकेन की स्टडी करोगे उसमें से फंगस पहचान, जो एक्सपर्ट होंगे उन्होंने पहचाना है कि ये फंगस उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे एल्गी के भी स्पीशीज होंगे। कॉमनली जो ग्रीन एल्गी वाला वो है ग्रुप है जिसको आप क्लोरोफाइसी बोलते हो, उसमें से कुछ कुछ जीनस हैं जैसे कि ट्रेबॉक्सिया, ट्रेंटोफिलिया, ये फ्लिया, ये और कुछ साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, उनमें नॉस्टा, केनाबीना, इन्हीं के मेंबर आपस में मिले हुए रहते हैं। एक फंगस रहेगा, एक एल्गा रहेगा। अब फंगस का कोई एक जीनस हो सकता है, वो किसी एक एल्गा से मिला रहेगा। ऐसे ही सबका अलग अलग कॉम्बिनेशन है। कोई भी आप लाइकेन अगर पढ़ोगे किसी का नाम, तो वो किसी ना किसी एक एल्गी या फंजाई का मिलके बना हुआ होगा। कुछ लाइकेन में दोनों ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया साथ साथ में प्रेजेंट होते हैं। मतलब केवल एक ही एल्गा नहीं, दो एल्गे, एक तो ग्रीन एल्गी, एक साइनोबैक्टीरिया। जैसे कि पेल्टीजेरा है, इसमें दोनों टाइप के एल्गी मिलते हैं। फंगस तो होता ही है, पर एक एल्गी नहीं, दो एल्गी होता है। तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है डुअल नेचर के नहीं, कभी कभी ट्राइपार्टाइट लाइकेन भी देखने को मिलते हैं। अब रोल क्या होता है पार्टनर का? अब जब दोनों साथ में आए हैं, मैं कह रहा हूं दोनों को फायदा है, तो एक दूसरे को क्या ये फायदा दे रहे हैं? फंगस क्या करता है? जो माइकोबायोंट है, पार्टनर्स का क्या काम होता है? फंगस क्या फायदा देता है एल्गी को? ये एब्जॉर्व करता है वाटर, मिनरल, और ये जिस भी पत्थर वगैरह पे ये उगते हैं लाइकेन, उसको पकड़ने का काम भी ये करता है, एंकरिंग का काम करता है। जैसे बड़े पौधों में रूट का काम नहीं होता, रूट का काम भी यही है, वाटर एब्जॉर्व करना, मिनरल एब्जॉर्व करना, और पौधे को मिट्टी से बनाए रखना, एक जगह पे खड़े रखता है वो। तो वैसे ही फंगस का लाइकेन के अंदर यही काम होता है, वाटर का अब्जॉर्प्शन, मिनरल का अब्जॉर्प्शन और एंकरिंग का। और एक प्रकार से ये पूरे का पूरे स्ट्रक्चर को लाइकेन के, जिसको थैलस बोला जाता है, थैलस का भी मतलब आपको जान लेना चाहिए। मतलब ऐसे प्लांट जिनमें बॉडी, जिनकी रूट, स्टेम, लीफ वगैरह नहीं पाए जाते हैं, ऐसी प्लांट बॉडी को थैलॉइड प्लांट बॉडी बोलते हैं या थैलस बोलते हैं। तो इसको प्रोटेक्ट भी करता है ये फंगस। और एल्गा का क्या काम होता है? एल्गा जो साइनोबैक्टीरिया है, फाइकोबायोंट का काम क्या करता है? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है, तो ये खाना बनाता है। जैसे पौधे की पत्तियां हो गई, खाना बनाती हैं, तो ये खाना बना के कार्बोहाइड्रेट बनाता है, मैनीटॉल, राइबोटॉल, ग्लूकोज वगैरह, फॉर बोथ पार्टनर्स। अपने लिए तो बनाता है, पार्टनर को भी देता है। तो फंगस क्या कर रहा है? फंगस मिनरल, वाटर, एंकरेज का काम करता है, एल्गा खाना बनाने का काम कर रहा है। तो आधा आधा इन्होंने काम बांट लिया है, तो दोनों को बेनिफिट है एक दूसरे से। वाटर वगैरह वो एब्जॉर्व करके दे रहा है, और ये खाना बना के दे रहे हैं। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जो कंटेनिंग लाइकेन्स होते हैं, मतलब ऐसे लाइकेन जिनमें साइनोबैक्टीरिया होते हैं, क्लोरोफाइसी के मेंबर नहीं होते, ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर होते हैं साइनोबैक्टीरिया, जैसे कि कोलेमा हो गया, पेल्टीजेरा, वो नाइट्रोजन भी फिक्स करते हैं। क्योंकि साइनोबैक्टीरिया के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। जब आप एल्गी में पढ़ोगे ब्लू ग्रीन एल्गी, तो उसमें आप देखोगे उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी कुछ कुछ एल्गी काम करते हैं। तो जब ये साइनोबैक्टीरिया होंगे उसमें, तो ये नाइट्रोजन भी फिक्स करेंगे। इसीलिए क्या कहा जा रहा है? लाइकेन्स आर एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोसिस। इसीलिए ये लाइकेन, अगर कोई भी पूछे सिम्बायोसिस, म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोसिस का मतलब होता है साथ साथ रहना। पैरासाइट भी साथ साथ ही होता है, पर अगर म्यूचुअल है तो म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोसिस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल लाइकेन्स होते हैं। पर कुछ साइंटिस्ट ने, जैसे कि ये हैं श्वेंडनर, इन्होंने कहा है कि कंट्रोल्ड पैरासिटिज्म होता है फंगस। क्योंकि फंगस, कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि फंगस जो होता है ये थोड़ा सा डोमिनेटिंग होता है, तो पूरी तरीके से आप इसको म्यूचुअल नहीं कह सकते, कंट्रोल्ड पैरासिटिज्म इसको कहा जाता है। ठीक है, मतलब आपने पैरासिटिज्म किया है, फंगस ने पैरासाइट किया हुआ है एल्गी के ऊपर, पर कंट्रोल्ड कंडीशंस में, कि उसको नुकसान पूरी तरीके से खत्म नहीं होने देता। ठीक है, अब टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो देखो, मैंने फिर से बताया था कि क्लासिफिकेशन का आधार अलग अलग हो सकता है। एक क्लास को आप जेंडर के बेसिस पे लड़के लड़कियों में बांट सकते हो, कितनी लड़कियां हो कितने लड़के, या उनके मार्क्स आप देख लो, मार्क्स के बेसिस पे बांट सकते हो। हाँ, कितने लोगों के 12th में मार्क्स, मान लो मैथ के मार्क्स 100 में से 80 से ऊपर थे, कितने के 80 से नीचे हैं, तो अलग अलग ग्रुप बन जाएगा। ऐसे ही लाइकेन्स को बांटने का क्या तरीका है? बेस्ड ऑन लिखा हुआ है मॉर्फोलॉजी, मतलब वो दिखते कैसे हैं, उसके थैलस का मतलब प्लांट बॉडी, मैंने अभी आपको बताया था थैलस के बारे में।
तो कैसे वो दिखते हैं, एक तो टाइप होता है क्रस्टोज। क्रस्टोज का जो थैलस होता है मतलब प्लांट बॉडी थिन पतला होता है, पपड़ी नुमा क्रस्ट लाइक और चपटा होता है, और ये बहुत टाइटली एडहेरेंट का मतलब चिपके हुए रहते हैं सबस्ट्रेटम पे, मतलब जिस पे वो ग्रो करते हैं, जैसे रॉक पत्थर हो गया, बार्क मतलब किसी पेड़ की छाल हो गया, या मिट्टी से भी। इवन जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं ओल्ड, जो जैसे मान लीजिए एग्जाम मॉन्यूमेंट्स क्या हो गए, जैसे कि ताजमहल हो गया, ये सब जो ओल्ड, या घर वर भी हो गया बहुत पुराना, उस पर भी ग्रो करते हैं। और ये आप उसको अलग नहीं कर सकते हो जिस पे वो ग्रो कर जा रहा है, मतलब करता है, जिसे सबस्ट्रेटम बोलते हैं। मतलब किसी रॉक पे ग्रो कर रहा है तो आपको रॉक तोड़ के निकालनी पड़ती है, ऐसा नहीं है उसको आप जड़ें पकड़े हुए हैं आप आराम जैसे पौधा उखाड़ते उखाड़ लो। बहुत टाइटली पपड़ी नुमा एकदम से चिपके हुए रहते हैं। इनके कलर जो होता है ग्रे हो सकते हैं, ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है। कोई पूछे क्रस्टोल लाइकेज के एग्जाम्पल तो आप ग्राफिस बताओगे, लिकेनोरा बताओगे, राइजो कॉर्पॉन बताओगे। इनके आप फोटोज भी गूगल कर सकते हो। स्पेशल नोट में राइजो कॉर्पॉन जो जियोग्राफिकनम है, जिसे मैप लाइकेन बोला जाता है, ये कलरफुल पैचेस बनाता है रॉक्स के ऊपर, पोलर रीजन मतलब जहाँ पे बर्फ पड़ती है। तो आप राइजो कॉर्पॉन जियोग्राफिकम सर्च करके देख लो, अच्छे से कलर पैचेस बनाते हैं ये। अब दूसरा टाइप का होता है फोलियोज। एक तो क्रस्ट लाइक क्रस्टोज हो गया, दूसरा फोलियोज। फोलियोज का मतलब लीफ लाइक होता है, पत्ती के जैसा। इसमें ऊपरी सतह निचली सतह भी होती है, लोब भी बनते हैं इसमें। लोब का मतलब होगा जैसे लीफ में आप देखते नहीं लोब होता है, नीम की पत्ती में अलग अलग लोब होते हैं, ऐसे ही। और ये सबस्टेशन से अटैच रहते हैं। इनमें जड़ के जैसा एक स्ट्रक्चर बोला रहता है जिसको राइजीन्स बोलते हैं, जो कि फंगल के हाइफा मतलब फंगल का प्लांट जो बॉडी है उसका ही स्ट्रक्चर होता है। और इसको आप इजीली से उखाड़ सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे फोलियोस का एग्जाम्पल हो गया पारमेलिया, जिसको स्टोन फ्लावर बोला जाता है, और एक जैंथोरिया हो गया। पारमेलिया जैसे एग्जाम्पल हो गया, इसको स्पाइस मसाले के रूप में यूज़ किया जाता है और मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है इंडिया में। ठीक है। तीसरा फ्रूटिकोज, क्रस्टोज, फोलियोज, और तीसरा टाइप का लाइकेन क्या हो गया, फ्रूटिकोज। अब इनका जो थैलस होता है श्रब के जैसा, झाड़ी के जैसा आपको दिखता है, सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंडर के जैसा। ठीक है, मतलब बेलनाकार। और इसमें ब्रांचिंग भी देखने को मिलती है। ये खड़े भी हो सकते हैं, इरेक्ट लटके भी हो सकते हैं, पेंडुलस, हैंगिंग, या गुच्छे में ये रह सकते हैं एक्चुअल में, जैसे छोटे छोटे पौधे दिखते हैं। और ये एक ही पॉइंट पे केवल चिपके हुए रहते हैं, चाहे जितने बड़े रहें लगे रहेंगे अपने सबस्ट्रेटम से एक ही पॉइंट पे। एग्जाम्पल के तौर पे उस्निया, जिसको बियर्ड लाइकेन बोला जाता है, लॉन्ग हेयर लाइक होता है, ट्रीज के ऊपर ये ग्रो करता है। और क्लैडोनिया जो कि रेड टिप्ड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिसको ब्रिटिश सोल्जर्स बोला जाता है कॉमनली। कॉमन नेम्स भी एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं, क्लैडोनिया। ठीक है। यूजेस इनके क्या हो गए, जैसे क्लैडोनिया रेंजीफेरा, इसको रेंडियर मॉस बोला जाता है कॉमनली। मैंने क्या बोला आपको, आप क्या बोलते हैं, मैंगो बोलते हो ना मैंगीफेरा इंडिका को, वैसे क्लैडोनिया रेंजीफेरा का कॉमन नेम रेंडियर मॉस, जो कि वहाँ पे रेंडियर्स जो होते हैं आर्कटिक के टुंड्रा में, आर्कटिक में, वहाँ पे विंटर फूड की तरीके से काम करते हैं रेंडियर्स के लिए। ठीक है, एक एनिमल है। क्लासिफिकेशन देख लें तो बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी था, और भी क्लासिफिकेशन किया जाता है, जैसे मैंने आपको क्लास का एग्जांपल दिया। तो एक होता है लेप्रोज लाइकेन। इनका जो थैलस होता है प्लांट बॉडी पाउडर के जैसा होता है, इनमें लेयर्स नहीं पाए जाते जैसे लेप्रारिया, और कुछ फिलामेंट के जैसे रहते हैं लाइकेन। इसमें जो फाइकोबायंट होता है वो फिलामेंट के जैसा होता है, और फिर उसको सराउंड किए रहता है, चारों ओर से घिरे रहता है फंगल सी, जैसे कि सिस्टोकोलियस। ठीक है। अब रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि लाइकेन में आपने थैलस वगैरह तो देख लिया, दो क्राइटेरिया आपको बता दिया बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, और भी कई सारे होते हैं, कई सारे, जितना आप वो पढ़ोगे और एक्स्ट्रा तो आपको मिलेगा बेस्ड ऑन दिस। अभी तो बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी बताया, कुछ स्पेशल टाइप के मैंने बता दिया। अब देखते हैं इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो लाइकेन 3 मेथड से रिप्रोडक्शन कर सकता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें बॉडी के टुकड़े वुकड़े हो जाएं और उससे एक नया पौधा बन जाए, तो वो वेजिटेटिव कहलाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बॉडी का कोई हिस्सा, कोई कोशिका या एक से ज्यादा कोशिका मिलके कुछ एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि नया पौधा बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। हो सकता है उसी बॉडी में
या दो अलग अलग लाइकेन, सेम लाइकेन दो अलग अलग, एक माइनस का हो जाएगा एक प्लस का हो जाएगा, तरीके से बिहेव करने लगता है, वो दोनों आपस में आके फ्यूज करेंगे, तब जो स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसे जब मेथड से रिप्रोडक्शन होता है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? फ्रैगमेंटेशन होना, मतलब थैलस का टूट जाना छोटे छोटे टुकड़ों में और हर एक टुकड़ा ग्रो कर जाए एक नए लाइकेन में। दूसरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है सोरिडिया। सोरिडिया थोड़े से छोटे छोटे रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं। ये एक्चुअली में क्या होते हैं, ये एल्गा के ही कुछ सेल होते हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा फंगल का हाइफी, मतलब उसके प्लांट का बॉडी लिपटा हुआ रहता है। जब वो हवा या वाटर से उड़ जाते हैं तो वो अलग ही प्लांट बनाते हैं, मतलब अलग लाइकेन बनाते हैं, वही लाइकेन पर नया बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पारमेलिया जो मैंने आपको बताया लाइकेन, ये सोरिडिया द्वारा ही इसका जनन होता है। एक होता है इसिडिया, ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। थैलस के सरफेस के पे मतलब ऊपरी सतह पे फिंगल लाइक ग्रोथ होता है जो कि टूट जाता है, फिर वो नया लाइकेन बनाता है। और कुछ स्पेशल प्रोपिग्यूल्स बनते हैं, कुछ लाइकेन में फिलिडिया या ब्लास्टिडिया बनता है। ये फिलिडिया और ब्लास्टिडिया भी नया लाइकेन बना सकता है। तो ये वेजिटेटिव है क्योंकि बॉडी के फ्रेगमेंट या कुछ भी टूट फूट इससे या कुछ एल्गल और फंगल पार्टनर के अलग हो जाने से आपस में वो जाके नया बना लेते हैं, तो इसलिए इसको वेजिटेटिव बोला गया, ठीक है। वेजिटेटिव में आपको बता दें, जैसे आप कलम वगैरह लगाते हो तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि कोनिडिया से, एक एग्जांपल कोनिडिया और पिक्निडिया, दो चीजें हो गई। ये एक्चुअली फंगस का जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो वही रिप्रोडक्शन यहाँ भी, क्योंकि फंगस इसमें भी इन्वॉल्व है, तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फंगस द्वारा होता है। एक होता है कोनिडिया जो कि बनता, कोनिडिया जो बनता है ये पिक्निडिया के अंदर बनता है, फॉर्म इनसाइड पिक्निडिया, फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर। तो जो फंगस का हाइफा, लाइकेन मैंने बताया एल्गी और फंजाई दोनों का मिला होता है, फंजाई का ही स्ट्रक्चर फ्लास्क शेप का एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसके अंदर कोनिडिया बनता है, चेन लाइक स्ट्रक्चर या जो भी उसका मॉर्फोलॉजी। फिर वो टूट टूट के जब अलग होते हैं तो वो नया एक लाइकेन बनाते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ जाएं। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होते हैं ये केवल माइक्रोबायोन द्वारा होता है, मतलब केवल फंगस ही कर सकता है। तो एक तरीके का आप देख सकते हो कि मेनली फंगस इसमें पार्ट ले रहा है। अब जो है फंगस आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेनली एस्कोमाइसीट से ज़्यादा होते हैं, तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और एस्कोमाइसीट्स कौन सा स्पोर बनाते हैं? एस्को कार्प बनाते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेनली दो टाइप के होते हैं, एपोथीसिया और पैराथीसिया। एपोथीसिया ऐसा एस्कोकार्प होता है, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होता है एस्कोमाइसीट्स फंगस का जहाँ पे डिस्क शेप्ड का स्ट्रक्चर बनता है, जिसको फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। जो आप मशरूम देख रहे थे वो भी फ्रूटिंग बॉडीज है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो उसका एग्जाम्पल है क्लेडोनिया और पारमेलिया। ऐसे पेरीथीसिया जो होता है फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये है, पर ये तो आपने दिया पिक्निडिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए था। ऐसे ही फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बने तो उसको पेरीथीसिया बोलते हैं, और ये एस्कोमाइसीट्स का फंगस बनाता है। इसका एग्जाम्पल है ग्राफिस में ऐसा होता है। एसाई के अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं, मतलब एस्कोकार्प में के अंदर ये फ्रूटिंग बॉडी बनता है और फ्रूटी बॉडी के अंदर कई सारे एसाई रहते हैं। जैसे ये हो गया प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हो गया, इसमें कई सारे एसाई रहेंगे और एसाई के अंदर 4 या 8 ऐसे एस्कोस्पोर्स रहते हैं, वही एक एक अलग होकर नया लाइकेन बनाते हैं। ये स्पोर जो होते हैं एस्कोस्पोर जर्मिनेट करके फंगल हाइफी बनाते हैं और फिर ये अलग लाइकेन बना सकते हैं। जब वो कोई सूटेबल अपने पार्टनर कोई एल्गा मिल जाता है तो उसके साथ पार्टनरशिप करके नया लाइकेन बना देते हैं। अब लाइकेन का महत्व क्यों है, क्यों हम इसे पढ़ते हैं? इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बहुत है लाइकेन का। ये पाइनियर कोलोनाइजर होते हैं, मैंने आपसे बताया ना, ये रॉक वगैरह पे ग्रो करते हैं जहाँ कुछ ना उग रहा हो। फर्स्ट प्लांट होते हैं, कोई टूट फूट गया जहाँ कुछ ना बचा हो, आग वाग लग गई हो, तो वहाँ पे पहले लाइकेन ही आके ग्रो करता है। या पहले से चट्टान, आपको पता होगा पृथ्वी पहले चट्टान थी, धीरे धीरे सॉइल बना है, तो चट्टानों पे पहले लाइकेन ही ग्रो करते हैं, पेड़ पौधे नहीं आ पाते उस पर। तो इसको सोचो ये कितना स्ट्रांग है लाइकेन, कि बेयर रॉक्स वगैरह पे, वॉल पे
एक्सट्रीम हैबिटेट्स में ये ग्रो करता है, तो सबसे पहले आने वाला है, इसलिए पाइनियर कोलोनाइजर इन्हें बोला गया है। सॉइल का फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इनसे एक एसिड निकलता है, लाइकेनिक एसिड से ऑक्सैलिक एसिड, उसनिक एसिड, जो कि पत्थरों को तोड़ने का काम करते हैं और फिर सॉइल बना देते हैं उससे। इंडिकेटर स्पीशीज की तरीके से काम करता है। ये जो होते हैं लाइकेन, एयर पोल्यूशन के बहुत सेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर एयर पोल्यूशन है तो आप देखोगे धीरे धीरे लाइकेन उस जगह के डेड हो जाएंगे। अगर कहीं का हवा अच्छा है तो वहाँ पे आपको ढेर सारा लाइकेन देखने को मिलेगा, क्योंकि हवा में जो आप व्हीकल वगैरह चलाते हो, या ओजोन का पोल्यूशन है, हैवी मेटल है, SO2 वगैरह हो गए, इनसे रहने से ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, इनका डेथ होने लगता है। तो आप जान जाओ वहाँ एटमॉस्फेयर में काफ़ी गंदा है। Absence of lichens in industrial cities indicate high pollution. इंडस्ट्रियल सिटीज जहाँ पे इंडस्ट्रीज काफ़ी होती है वहाँ पे लाइकेन होते ही नहीं है। क्रस्टोज जो लाइकेन होता है वो हार्श इन्वायरमेंट में ग्रो करता है, और जो फ्रूटिकोज लाइकेन होता है वो पोल्यूटेड एरिया से तुरंत गायब होने लगता है। अब इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में इकोलॉजी में इंडिकेटर हो गया, सॉइल में भी हेल्प करता है, प्राइमरी पोलिनाइजर भी हो गया। इकोनॉमिक और मेडिकल सिग्निफिकेंट देखें तो मेडिसिनल यूज भी इसका काफ़ी। उसनिया से उसनिक एसिड निकलता है जो कि एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी इन्फ्लेमेशन को ये कम करता है। पार्मेलिया जो है आयुर्वेदा में यूज़ किया जाता है, रेस्पिरेटरी डिजीज, सांस से संबंधित। लुबारिया जो है विटामिन से रिच होता है और ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज़ किया जाता था। डाइज और केमिकल भी निकलता है। आपने पढ़ा होगा लिटमस पेपर के बारे में, आपने सुना होगा, जो कि एसिड बेस का इंडिकेटर होता है, लैब में यूज़ किया जाता है। वो जो है डाइक रोसेला टिंक्टोरिया नामक एक लाइकेन से निकलता है। ऑर्चिल और कटबियर डाइज एक होता है, वो भी लाइकेन से निकलता है। अब ये फूड के सोर्स भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया रेनडियर फूड होता है। आर्कटिक रीजन में रेनडियर फूड का काम करता है क्लेडोनिया रेंजीफेरा, ये रेनडियर इसको खाते हैं। और ये अम्बिलिकारिया एस्कुलेंटा इवाटेक एक फंगस है जो कि जापान और चाइना में खाया जाता है। अब इनका काम परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स में भी है। इवर्निया और रोसेला से जो एक्सट्रैक्ट निकाले जाते हैं उनका यूज़ परफ्यूम में किया जाता है, उनके अच्छे खुशबू के लिए। इकोलॉजिकल रोल्स हैं, ये माइक्रो हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं स्मॉल इंसेक्ट के लिए। छोटे छोटे जो एकदम कीड़े होते हैं वो यहाँ पे इनके साथ रहते भी हैं लाइकेन के, तो एक तरीके का उनके घर का भी काम करते हैं। साइनोबैक्टीरिया, जिनमें लाइकेन में साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि कोलेमा और पेल्टीजेरा, मैंने बताया वो एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो हवा में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके सॉइल में रहेंगे तो सॉइल को ये फर्टाइल बनाते हैं, क्योंकि आप खाद डालते हो, नाइट्रोजन डालते हो, यूरिया वगैरह, तो जब ऑटोमेटिक इनसे खाद मिल जा रहा है तो एक तरीके का ये हेल्प करते हैं सॉइल की उसके बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं माइकोराइजा पे। तो माइकोराइजा होते क्या हैं पहले ये जान लेते हैं। अभी आप माइकोबायोन फाइकोबायोन पढ़ते आ रहे हो। माइको का मतलब फंजाई होते हैं और राइजा का मतलब रूट। ठीक है, रूट, बस आप यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी देखिए, फंजाई प्लस रूट का कुछ तो है जो फंगस और रूट से रिलेटेड है। रूट मतलब जड़ें और फंजाई का मतलब आप समझते ही हो। तो माइकोराइजा जो कि एक वचन है, सिंगुलर है, प्लूरल में इसको माइकोराइजी बोलते हैं। माइकोराइजी ये एक म्यूचुअलिस्टिक, फिर से म्यूचुअलिस्टिक वाला कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब दोनों को फायदा मिल रहा है। म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक का मतलब साथ साथ रहने का एसोसिएशन है। रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स और फंजाई। फंजाई तो आपको पता चल गया कि एक ग्रुप है फंगस का जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और वो पैरासिटिक होते हैं या सैप्रोफिटिक होते हैं। हायर प्लांट्स का क्या मतलब हो गया? प्लांट तो आप जानते हो, हायर प्लांट्स मतलब जैसे कि जब आप प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, एनिमल में आपने पढ़ा होगा पोरीफेरा, सीलन, ट्रेटा, पूरे के पूरे नॉन कॉर्डेट्स से हायर एनिमल्स क्या हो गए? कॉर्डेट्स हो गए। ठीक है, जैसे मैमल्स हायर एनिमल्स हो गए। तो वैसे ही प्लांट में भी अलग अलग ग्रुप है। एल्गी है सबसे छोटा, फिर उससे और हायर लेवल पे ब्रायोफाइट आता है, फिर और स्पेशलाइज्ड टेरिडोफाइट्स, फिर और स्पेशलाइज्ड जिम्नोस्पर्म, फिर हाईली स्पेशलाइज्ड एंजियोस्पर्म। तो ऐसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म हायर प्लांट्स कहलाते हैं। तो इनकी जड़ों के साथ फंगस का म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन क्या कहलाता है? माइकोराइजा। ये जो माइकोराइजा टर्म है ये फ्रैंक ने दिया था 1885 में, ये बताया था कि माइकोराइजा ये टर्म दिया था। अब इस एसोसिएशन में होता क्या है? फंगस, फिर से आ गया माइकोबायोन, कॉलोनाइज करता है, मतलब कॉलोनी बना के रहता है रूट्स के ऊपर।
करता क्या है ये, अपटेक करता है न्यूट्रिएंट्स का जमीन से, फास्फोरस, नाइट्रोजन और भी बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट और वाटर यहां तक की सोखता है, और यही वो प्लांट के रूट को देता है जिससे पौधे को फायदा मिल रहा है। वही जो प्लांट है जिसे फाइटोबायोन, ये फाइको नहीं है, फाइटो का मतलब प्लांट, ये फंगस को फोटोसिंथेसिस करके दे रहा है। फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, ग्लूकोज, सुक्रोज, हेक्सोज, सेम जो आपने लाइकेन में देखा, ऐसे ही सेम म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन यहां भी है। पर वहां पे एल्गी और फंजाई का था, यहां फंजाई और हायर प्लांट्स के जड़ों के बीच में एसोसिएशन है। एक हो गया माइकोबायोन्ट, एक फाइटोबायोन्ट। यहां पे भी सेम काम है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और वाटर दे रहा है ये प्लांट को, और प्लांट इसको खाना बना के दे रहा है। ठीक है, तो दोनों को फायदा है। माइकोराइजी जो होते हैं ये 90% वैस्कुलर प्लांट फैमिलीज में होते हैं। वैस्कुलर का मतलब जब आप प्लांट के ग्रुप्स पढ़ोगे तो जो वैस्कुलर सिस्टम होता है, जाइलम, फ्लोएम, पानी और खाना पहुंचाने वाले, तो जो पानी और खाना जहां पे आने जाने का सिस्टम बना हुआ है, जैसे टेरिडोफाइट हो गए, जिम्नोस्पर्म हो गए और एंजियोस्पर्म, 3 प्लांट के ग्रुप है जहां पे वैस्कुलर सिस्टम डेवलप होता है, वहीं पे ये रूट्स में आपको मिलेंगे। ठीक है, और उनमें 90% जो फैमिलीज हैं उनमें ये उनके साथ एसोसिएशन होता है। बहुत कम ही प्लांट है जिनमें आपको फंगस का एसोसिएशन नहीं देखने को मिलेगा, बहुत सारे में होते हैं। तो मेकिंग देम वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड एंशिएंट सिम्बायोसिस ऑन अर्थ। और ये फंगस केवल अभी नहीं मिल रहे हैं कि आज 2025 में मिल रहा है, 2024 में मिल रहा है, 2026 में मिल रहा है। 400 लाख और भी मिलियंस आप कह लो, 4000 लाख साल पहले के भी जो प्लांट के जीवाश्म मिले हैं उनके रूट्स के साथ भी फंगस का एसोसिएशन देखने को मिला है। तो अभी ये नया नहीं है, पृथ्वी पे बहुत पहले से ही माइकोराइजल एसोसिएशन देखने को मिला है। टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको पता चल गया, अगर पौधे के रूट के साथ फंगस लगा हुआ है तो माइकोराइजा एसोसिएशन कहलाता है, जिसमें दोनों एक दूसरे को कैसा फायदा पहुंचाते हैं ये आपने जान लिया। अब इसमें भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो इक्टो का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बाहर, माइकोराइजा तो माइकोराइजा ही है, बाहर वाले माइकोराइजा आप कह सकते हो हिंदी में। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, मेनली वुडी प्लांट में, मतलब जो वुड, लकड़ी जहाँ पे होती है, ऐसे पौधे जिससे हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे ट्रीज हो गए, श्रब्स हो गए। हर्ब में आपको नहीं मिलेंगे, कि आप देखो कि पालक में आपको मिल जाएगा। ट्री या श्रब की कैटेगरीज में जो प्लांट आते हैं उनकी जड़ों के साथ आपको देखने को मिलेंगे। अब इनके क्या की फीचर होते हैं, क्यों इन माइकोराइजा को इक्टोमाइकोराइजा कहा जा रहा है। फंगस का जो बॉडी में फिलामेंट उसके ज्यादा होते हैं, आप समझ लो फंगस के बॉडी बहुत सारे तंतुओं से मिलकर बनी होती है, जिसको हम हाइफी बोलते हैं। ये जो रूट होता है, रूट के टिप्स पे, रूट बहुत सारे निकले होते हैं, उनका जो टिप पॉइंट होता है उस पे एक शीट बनाते हैं, कवर बनाते हैं, मोटा कवर बनाते हैं। ठीक है, जैसे रूट हो गया, मैंने गोला गोला, मान लो ये रूट आपने काट दिया है ब्लेड से, उसके सारे आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ बाहर जो है बहुत मोटा कवर बनाता है। और जो हाइफा होता है, इसके बॉडी के तंतु होते हैं, वो प्लांट का, ये देखो, ये तो एनाटॉमी आपको पढ़ना पड़ेगा। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है, जाइलम, फ्लोएम, फिर कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है प्लांट में। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ये एपिडर्मिस होता है, उसके बाद कॉर्टेक्स होगा। तो एक तो बाहर कवर किए रहते हैं, फिर इनके जो तंतु होते हैं, इनके शरीर के फंगस वाले, ये अंदर कॉर्टेक्स सेल तक चले जाते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये अंदर नहीं चले जाते। मतलब जैसे एकदम बाहर वाला आवरण है जहां ऊपर से फंगस लगा हुआ है, अंदर बहुत सारे कोशिकाएं पाए जाएंगे जो कि कॉर्टेक्स वाले रीजन का जो सेल्स होते हैं। तो इसके तंतु अंदर तो जाएंगे पर यहीं बाहर ही रहेंगे, सेल के अंदर नहीं घुस जाएंगे। तो बिटवीन होते हैं, बीचों बीच, मतलब उनके कॉर्टिकल सेल्स के बीच में रहते हैं, तो इसलिए नॉट इनसाइड। ये बहुत जरूरी है। इक्टो, इसीलिए इनको इक्टो कहा जा रहा है, क्योंकि ये कॉर्टिकल सेल के अंदर नहीं घुसते हैं। तो नेटवर्क बनाते हैं कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स के अंदर घुस जाएंगे सारे सेल्स के बीच में, वहां बहुत जाली बनाते हैं जिसको हॉर्टिंग नेट बोला जाता है, जहां पे ही न्यूट्रिएंट ये पौधे से लेते हैं या पौधे को देते हैं। रूट जो हेयर्स होते हैं ऐसे पौधे में एब्सेंट होते हैं, क्योंकि होना भी नहीं है, सारा काम तो रूट हेयर्स का फंगस ही कर दे रहा है। माइसीलियम जो इसका होता है, देखो हाइफा,
हाइफा से ही हाइफा बन के माइसीलियम वगैरह सब वही है। इसके फंगस के तंतु कहलाते हैं। इसके बॉडी बहुत तंतुओं से मिलकर बनी हुई होती है। कभी मौका मिलेगा तो किसी ब्रेड पे अगर फंगस उग रहा हो, आप उसको ले जाके माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखिएगा, बहुत सारे आपको तंतु देखने को मिलेंगे। तो ये जो माइसीलियम है ये सॉइल फॉर्मिंग जो ये बनाता है, माइसीलियम एक्सटेंड आउट इनटू द सॉइल फॉर्मिंग अ लार्ज एक्स्ट्रामेट्रिकल नेटवर्क ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन। तो ये बाहर निकलता है, बाहर ये पौधे के एपिडर्मिस के बाहर, एपिडर्मिस क्या होगा, जो भी लेयर होगा उसके बाहर जो है बहुत मोटा एक परत भी बनाते हैं, जो कि रूट हेयर्स की तरीके से काम भी करते हैं। तो वहीं से एब्जॉर्प्शन वगैरह करते हैं। अब देखो फंजाई जो इन्वॉल्व होते हैं, अब आपको ये भी होना चाहिए कि जब स्टडी की गई तो कौन कौन से फंगस इन्वॉल्व है, कहाँ के हैं। तो मेनली इसमें बेसिडियोमाइकोटा ग्रुप के जो फंगस होते हैं, जब आप फंगस का क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, बेसिडियोमाइकोटा के मेंबर जैसे बोलिटस, अमानिटा, रस्यूला, सुएलस, साइलुथस और कुछ एस्कोमाइटा के मेंबर होते हैं जैसे ट्यूबर, जिन्हें ट्रफल्स बोला जाता है। होस्ट प्लांट का क्या मतलब हो गया, इनके होस्ट प्लांट कौन कौन से होते हैं, सभी पौधों जिसमें मेनली आपको देखने को मिलेगा जिम्नोस्पर्म में पाइनस हो गया, एंजियोस्पर्म में ओक प्लांट क्वेरकस, बेटुला एक होता है बिर्च, यूकेलिप्टस और सैलिक्स। पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है, बाकी सारे एंजियोस्पर्म है। तो ये सारे बेसिडियोमाइकोटा या एस्कोमाइकोटिना के जो होस्ट प्लांट होते हैं, जिनमें अधिकतम में पाए जाते हैं, इन सारे प्लांट के स्पीशीज में पाए जाते हैं। ट्रफेल्स जो होते हैं, जिन्हें ट्यूबर जीनस ट्यूबर से बिलोंग करता है, ये एडिबल एक्टोमाइकोराइजल फंजाई होते हैं, मतलब आप इन्हें खा सकते हो। ये जो एक्टोमाइकोराइजल फंजाई है ये जड़ों से निकाल के खाए जाते हैं और यूरोप में बहुत महंगा बिकता है। एग्जाम्पल के तौर पे बोलिटस यूडिलस एक जो है फंगस हो गया, बेसिडियोमाइकोटा का यहाँ लिखा हुआ है। ये पाइनस के रूट के साथ इनका एसोसिएशन रहता है और फिर सीड वगैरह के साथ में जब आप इसको डालते हो फंगस को, तो उनका सीड का ग्रोथ भी जल्दी होता है, न्यूट्रिएंट अपटेक भी अच्छे से होता है। अब दूसरे पे आते हैं, जो कि दूसरा टाइप है आपका एंडोमाइकोराइजा, जिन्हें एक और नाम से जाना जाता है एएम, अर्बेस्कुलर माइकोराइजा। ये आपको ध्यान में देना है। यही जो होता है माइकोराइजा के दो टाइप के एसोसिएशन, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा वाला तो कम कॉमन है, पर ये मोस्ट कॉमन है। अधिकता में आपको यही वाला मिलेगा हर प्लांट में, एंडोमाइकोराइजा। ये जो होता है हर्बेशियस प्लांट में पाए जाते हैं। वहां पे क्या आपने देखा, एक्टो वाला ट्री या श्रब में पाया जाता था, ये वाला आपको हर्बेशियस प्लांट में, मतलब जो लकड़ी जैसा आपको ना महसूस हो, उनमें पाया जाता है। और क्रॉप्स में होता है, फसलों में होता है, ट्रॉपिकल ट्रीज में होता है। अब इनके की फीचर क्या होते हैं, अब देखो वहां जो था थोड़ा सा, ये जो मैंने वहां पे बताया ध्यान रखने वाली चीजें, यहां भी वही है। फंगस का जो हाइफा होता है, जो तंतु होता है, उसका वो पेनिट्रेट कर जाता है कॉर्टिकल सेल का, सबसे बड़ा डिफरेंस। ठीक है, ऐसे से जो कॉर्टेक्स में सेल होते हैं, बाहर से फंगस के तंतु घुसेंगे और ये सेल के अब अंदर चला गया, ये ध्यान में रखना है। उससे पहले वाला एक्टो वाला कोशिका में नहीं घुसा था, पर यहाँ पे इसके जो हाइफी होते हैं ये कोशिका के अंदर चले जाते हैं, इसलिए इसको एंडोमाइकोराइजा बोला जा रहा है। पर ये कॉर्टेक्स के रीजन में ही रहते हैं, स्टील में नहीं चले जाते हैं। उसके आगे आप बढ़ोगे थोड़ा सा तो जाइलम फ्लोएम, वहां तक नहीं जाते। अब कॉर्टिकल सेल्स के अंदर, मतलब जब ये अंदर पहुंच जाते हैं इसका तंतु सेल के अंदर, तो वहां पे अर्बस्क्यूल्स ये फॉर्म करते हैं। मतलब ये जाके यहाँ पे बहुत सारी फाइन छोटी छोटी ब्रांचिंग करेगा, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और यहीं पे न्यूट्रिएंट ये इस कोशिका से लेता रहता है प्लांट से, जिसको क्या बोलते हैं, ट्री लाइक फाइनली ब्रांच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज अर्बस्क्यूल्स। और फिर वेसिकल्स भी ये बनाता है, जैसे ये कोई तंतु है इसके अंदर ऐसे गोला सा स्ट्रक्चर बना लेगा, वेसिकल जिसे आप बोलोगे। ओवल अंडाकार स्टोरेज ऑर्गन होते हैं, ये लिपिड और एनर्जी क्या करता है, स्टोर करके रखता है फंगस का, एंडो वाले का। ठीक है, इसके पास आप देखोगे रूट के ऊपर एक्सटर्नल सीथ या मैंटल नहीं पाया जाता, मतलब जड़ के बाहर आपको मोटा सा इसका थिक कवर नहीं देखने को मिलेगा, जो कि एक्टो वाले में देखने को मिलता था। फंजाई जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो ग्लोमेरोमाइकोटा के मेंबर होते हैं, ग्लोमस, गीगास्पोरा, एक्वालियोस्पोरा, स्यूटलोस्पोरा। अब होस्ट प्लांट के बारे में बात कर लें, जिसपे ये बनाते हैं, वीट हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया। दलहनी फसलों पे जैसे मटर, चना, सोयाबीन,
कॉफी पे भी, टी पे भी, शुगर केन और ऑर्किड्स पे भी ये बनाते हैं। ऑर्किड्स क्या होते हैं? ऑर्किडेसी फैमिली के मेंबर होते हैं जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। एंजियोस्पर्मिक में भी डाइकॉट नहीं, मोनोकॉट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ऑर्किड के जो सीड होते हैं, ऑर्किडेसी फैमिली के जो सीड होते हैं उसमें खाना नहीं होता, एंडोस्पर्म नहीं होता उसमें, तो उनको फंगल पार्टनर की जरूरत पड़ती है जो उसको क्या करे, ये सब चीजें ला के दे और तुरंत जर्मिनेशन के टाइम पे उसको न्यूट्रिएंट वगैरह खींच के ला के दे जमीन से, ताकि वो जल्दी से ग्रो कर सकें। अब कुछ और भी टाइप के होते हैं, एक्टो इंडो को छोड़कर इरिक्वाइड। इरिक्वाइड रिलेशन है इरिकेसी फैमिली एक होती है एंजियोस्पर्म की, जिनमें मेनली आप हीदर्स मिलते हैं, प्लांट के टाइप हैं, ब्लूबेरी प्लांट है उसी के अंदर आता है। इरिकेसी फैमिली के मेंबर्स के जड़ों के साथ एसोसिएशन होता है। इसमें हाइफा जो होता है इस प्लांट के रूट के एपिडर्मल सेल में अंदर, सेल के अंदर कॉइल जैसा बनाते हैं, जहाँ पे आपने देखा आर्बस्क्यूलिया वेसिकल बन रहा है, इसमें इरिक्वाइड कॉइलिंग बनाते हैं। तो इरिकेसी फैमिली। एक होता है ऑर्किड माइकोराइजा जो मैंने आपको बताया, ऑर्किड के साथ ऑर्किडेसी फैमिली के मेंबर के साथ वहाँ पे वो सीड जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं बाय सप्लाइंग न्यूट्रिएंट एंड ग्रोथ हार्मोन। तो वहाँ पे वो प्लांट को न्यूट्रिएंट देते हैं या ग्रोथ हार्मोन देते हैं। फिर एक होता है मोनोट्रोपॉइड माइकोराइजा, एक स्पेशल टाइप का है ये। कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, ये बड़ी बात है, आप उनको देखेंगे अलग अलग कलर के होंगे, ग्रीन नहीं होते, उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाते। ठीक है, मोनोट्रोपा एक प्लांट है, इसको इंडियन पाइप बोला जाता है। इसमें जो फंगस होता है, जहाँ पे इसे मोनोट्रोपा ग्रो कर रहा है, ठीक है, ये मोनोट्रोपा हो गया, इसकी जड़ों के साथ लगा रहेगा और फिर यही एक दूसरा हरा भरा प्लांट के जड़ों के साथ भी लगा रहेगा। ठीक है, तो ये वाला फंगस इन दोनों के बीच में वो जंक्शन का काम करता है, ये इससे खाना लेके इसको देता है। ठीक है, फंगस कनेक्ट टू द प्लांट टू नियर बाई ट्री ट्रांसफरिंग कार्बन इनडायरेक्टली, तो ये था, तो इसको मोनोट्रोपॉइड वाला कह गया। अब फंक्शनल सिग्निफिकेंस क्या है माइकोराइजा के? माइकोराइजा क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला, ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कर रहा है, आपने देखा। तो ये जो है पौधों में, अगर कोई पौधा आप लगा रहे हो, चाहते हो बहुत अच्छे से ग्रो करे और उसके साथ फंगल एसोसिएशन है, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फंगस हानिकारक नहीं है यहाँ पे। वो उस प्लांट को जमीन से फास्फोरस, नाइट्रोजन, जिंक, कॉपर और आयरन भी सोख करके देगा जमीन से। माइकोराइजा के तंतु जो होते हैं, हाइफी जो होते हैं, ये आप कह लो रूट जो प्लांट का जड़ होता है उसका ही काम करते हैं एक तरीके का, तो समझ लो और उसका जड़ बढ़ गया और कई सारे सेंटीमीटर तक ये बड़े होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ग्लोमस जो है, ये मेज प्लांट में, भुट्टे में फास्फोरस का अपटेक बहुत अच्छे से करके देता है, उसको फास्फोरस अच्छे खासा देता है। अब ये न्यूट्रिएंट ही नहीं, वाटर का एब्जॉर्प्शन भी देता है और जब ड्रॉट टॉलरेंस भी देता है, मतलब सूखा पड़े तो उससे बचाता भी है प्लांट को। माइकोराइजा क्योंकि वाटर अपटेक एफिशिएंसी को बढ़ाता है, मतलब प्लांट को अच्छा से ये पानी लाके देता है, तो ये प्लांट को सरवाइव करने का एक तरीका भी देता है। अगर जैसे सैलाइन सॉइल है, ऊसर वाले सॉइल हो गया जहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा है या सूखा है, तो वहाँ पे फंगस रहेगा तो मॉइस्चर बहुत जल्दी सोखता। एग्जाम्पल के तौर पे यूकेलिप्टस जो प्लांट है वो अरिड रीजन में अगर लगाए गए हैं, तो अगर उनके साथ इक्टोमाइकोराइजल इनोकुलेशन किया जाए, मतलब जानबूझ के दिया जाए, जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे आप इनको दे भी सकते हो कि वहाँ पे ग्रो कर जाए इक्टोमाइकोराइजा, तो वो अच्छे से वहाँ पे ग्रो करते हैं। सॉइल के हेल्थ में भी ये हेल्प करते हैं। अगर माइकोराइजा है फंगस के रूट के साथ में, तो इनके जो तंतु होते हैं हाइफा, ये ग्लोमेलिन एक केमिकल सेक्रेट करता है जो कि सॉइल पार्टिकल से, सॉइल के कणों से बंधते हैं और सॉइल को वो बांध के रखते हैं, उसके स्ट्रक्चर को, जिससे वो पाउडरी फॉर्म में ना आए, नहीं तो उड़ता है, मृदा अपर्दन होता है। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन में भी हेल्प करता है और न्यूट्रिएंट साइकिल, मतलब सॉइल में रहेगा, कोई चीज़ गिरा विरा है उसको डिकम्पोज भी करता है, लीफ वीफ सड़ रहा है, जो सड़ने का कार्यक्रम होता है, न्यूट्रिएंट जो है उसकी साइकिलिंग में बहुत हेल्प करता है। डिजीज रेसिस्टेंट, मतलब पौधों को डिजीज से भी बचाता है, क्योंकि वो वहां पे है। तो जब कोई और पौधे को कोई और फंगस या बैक्टीरिया को आना है, तो डायरेक्ट प्लांट पे अटैक नहीं कर सकता उसके रूट पे, उसको उस फंगस से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो फंगस वहां पे ऑलरेडी है। तो एक तरीके का बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरीके से काम करता है। सॉइल में जो पैथोजेंस हैं उससे ये क्या करते हैं, कंपीट करते हैं, और होस्ट प्लांट के डिफेंस सिस्टम को भी ये मजबूत करते हैं, बढ़ाते हैं।
माइकोराइजल जो प्लांट होते हैं, जैसे फाइटोप्थोरा एक फंगस हो गया, ये रूट रॉट करता है, जड़ों को सड़ा देता है एक तरीके का आप कह लो, तो ये उनसे बचाता है। पांचवा, एग्रीकल्चर अगर आप कर रहे हो या फॉरेस्ट्री मतलब वन आप रख रहे हो तो उसमें भी ये हेल्प करता है। माइकोराइजा जो होता है, इनके इनोकुलेंट्स मतलब आप कह लो एक तरीके का सीड्स जो है बायो फर्टिलाइजर की तरीके से यूज किए जाते हैं। वीट में, मेज में, सोयाबीन में और जो धान वगैरह हो गया लगता है, उनके सीड के साथ इनको मिला दिया जाता है तो उनका जो पैदावार है वो बढ़ता है। फॉरेस्ट्री जैसे वन अगर आप लगा रहे हो तो पाइन, ओक, यूकेलिप्टस को सीडलिंग के साथ आप लगाओगे तो मतलब ये जो इक्टोमाइकोराइजल होता है तो क्या होता है, उनके सर्वाइवल रेट बढ़ जाते हैं, कोई सी जमीन में उगने की क्षमता उनकी बढ़ जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ग्लोमस फेसिकुलेटम एक फंगस है, जब इन्हें कैसावा या तो दलहनी फसलों के साथ लगाया जाता है, उनके सीड के साथ में डाला जाता है तो इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। फिर इनके इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी हैं, मतलब प्लांट सक्सेशन में हेल्प करता है। जो पाइनियर प्लांट्स होते हैं, कुछ कुछ पाइनियर प्लांट शुरू में जो आते हैं वो इतना ऐसा खराब से ज़मीन से उतना न्यूट्रिएंट वगैरह नहीं ले सकते, तो अगर उनके जड़ों के साथ माइकोराइजा है तो बेटर वो वहाँ पे वो सर्वाइव करते हैं। और फिर न्यूट्रिएंट पुअर जो इकोसिस्टम है, जैसे टुंड्रा हो गया, डिजर्ट्स में हो गया, ट्रॉपिक में न्यूट्रिएंट पुअर कंडीशन होता है, तो वहाँ पे ये जब रहेंगे तो ये प्लांट को हेल्प करते हैं ग्रो में। और प्लांट कम्युनिकेशन में भी ये हेल्प करते हैं, प्लांट एक दूसरे से बात भी करते हैं। जब एक प्लांट कोई उग रहा है, दूसरा प्लांट उनके जड़ों के बीच में फंगस कनेक्शन बनाया हुआ है, तो ये सिग्नल ट्रांसफर करते हैं बिटवीन प्लांट, बिटवीन ट्रीज इन फॉरेस्ट। तो कार्बन, नाइट्रोजन वगैरह का ये क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं। तो ये था आपका पूरा माइकोराइजा। होप कि आपको पूरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। बहुत इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश किया कि आपके समझ में आ जाए एक्चुअली टॉपिक, बहुत बेसिक सा। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, कोई और यूनिट लेके आऊँगा पूरा का पूरा एक ही साथ आपको पढ़ाने को। आप देखते रहिए आप अपना चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।